Assalamualaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. This is your host मोहम्मद जैन एंड आज हम आप देख रहे हैं डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान। और आज हम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट गेस्ट के साथ आए हैं, जिनका नाम रमज़ान है। तो बिल्कुल आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम रमज़ान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जैन? आप खैरियत हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम, बहुत शुक्र अल्लाह ओके ओके। तो जैसे कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं हमारे साथ सर गुलजार मुनव्वर भी हैं। तो हम इनसे भी थोड़ी बात करेंगे और हम सर रमज़ान से ही बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर गुलजार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जैन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। ओके। तो आप ये रमज़ान आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को करा दें, ताकि जो आपको नहीं जानते हैं वो आपके बारे में थोड़ा जान सके। अपना इंट्रोडक्शन करा दें जी। ठीक है। मेरा नाम रमदान चापसी है। मैंने अभी करंटली मैं एमबीए कर रहा हूँ इकरा यूनिवर्सिटी से। और मेरा जो कैरियर है, मैंने ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर, अभी मैं करंटली इलेक्ट्रोपॉलीमर नाम की कंपनी में काम कर रहा हूँ एज असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर। और मोरलेस हम सारे डिपार्टमेंट्स में अपना कहीं ना कहीं रोल दे रहे होते हैं। सो एक अच्छा है, हम लैंप्स बनाते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए। और काफी अच्छा, मतलब मेरा फ्यूचर रहा है और मेरा आगे माइंडसेट भी बड़ा क्लियर है कि मुझे कहाँ काम करना है। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर लोग कोई इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो मैं इंडस्ट्री के हवाले से बड़ा अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो चलें, फर्स्ट क्वेश्चन ही हम आपसे इंडस्ट्री के बारे में पूछ लेते हैं कि तो आप थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को कि इंडस्ट्री के बारे में क्या आप जानते हैं और आप क्या सजेशन देते हैं, और आप क्या जो है लोग प्रेफर करते हैं कि ये होना चाहिए इंडस्ट्री में और इनको ये करना चाहिए। तो आप बताएं हमारे व्यूअर्स को जी। हाँ बिल्कुल। आज नाउ डेज जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सैचुरेट हुई हुई हैं कि हम किस तरह आगे अपने प्लान्स करें। सो बेस्ट वे क्या है, अभी हमारी डिमांडिंग पोजीशन नहीं है। मतलब खुदा ना खासा अगर किसी बंदे की जॉब चले गई है, तो इस वक्त ये कंडीशंस बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं कहीं भी ऐसी जगह जाऊं जहां पे मैं डिमांडिंग रखूं। 2020 जिसने सरवाइव कर लिया ना, उसके लिए बोनस था, उसके लिए लकी था कि वो निकल गया। क्योंकि ये 2020 बहुत सारी जगहों पे आपके लिए बड़ा इफेक्ट छोड़ के जाने वाला है। क्योंकि ये बहुत अरसे पहले प्रिडिक्ट किया गया था कि 2020 में बहुत सारे क्राइसिस आएंगे। अब वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोरोना जैसा या ऐसे बड़े बड़े क्राइसिस हमारे सामने खड़े होंगे। सो मेरी तरफ से सजेशन है कि जहां आप अभी काम कर रहे हैं ना, वहाँ एक बहुत ज्यादा फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट करें। मल्टी टैलेंटेड अपने आप को बनाएं। अपने आप को कहीं भी एक फील्ड में स्टक मत करें। अगर आप एज अ मत क्वालिटी कर। पर्सन क्वालिटी के बारे में अच्छा जानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जिंदगी भर क्वालिटी करनी है। आप अपने एग्जैक्टली। प्रोडक्शन अपने आप को सेटअप करें, अपने आप को फाइनेंशियल साइड पे थोड़ा सा सेटअप करें, अपने आप को हर उस लेवल पे करें जहां पर कंपनी आपकी रिक्वायरमेंट रेज करे। कंपनी को अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी शो करें। हरगिज ये ना सोचें कि आप जो सैलरी ले रहे हैं उसी के हिसाब से काम करें, नहीं। आप अपने आप को ग्रूम करें। आपका मैक्सिमम एज जो आप ग्रूम करते हैं 35 से पहले पहले। तो खास तौर पे जो लोग अपने आप को इस एज के अंदर भी काम कर रहे हैं, अपने आप को मैक्सिमम ग्रूम करें। हर तरह की लीड सिटिंग हो जाए, कहीं भी आपको लाइव जाना पड़े, आपको कहीं भी बुलाएं, अपने आप को उस जगह पे तैयार रखो कि मुझे परफॉर्म करना है। सो बेस्ट वे बिल्कुल अपने आप एग्जैक्टली। को काम करें इंडस्ट्री में लर्निंग बहुत है। आपकी शायद अर्निंग उतनी नहीं होती या आपकी शायद सेविंग्स नहीं होती, बट लर्निंग बहुत ज्यादा है। ताकि आप खुदा ना आप फ्यूचर में आके अपना बिजनेस करें, तो फिर आपकी अर्निंग होती है अच्छी। तो आपका अगर लर्निंग अच्छी होगी तो फिर आप अर्निंग अच्छी कर पाएंगे अपने बिजनेस के अंदर। सही बात है। एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट हमारे पास गेस्ट हैं सर गुलजार मुनव्वर। तो हम इनका भी थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं और अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं। तो जी सर गुलजार, अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम गुलजार मुनव्वर है और मैं भी रमज़ान भाई के साथ ही होता हूँ इकरा यूनिवर्सिटी में। और ओके। एज एजुकेशन कोऑर्डिनेटर मैं काम कर रहा हूँ एक एनजीओ के साथ, जो कि कराची के अंदर डिफरेंट अंडर प्रिविलेज एरियाज़ के अंदर काम कर रही है। और इसके अलावा मेरा बैंकिंग का भी एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा मेरे पास एक यूट्यूब चैनल भी है जो जहाँ मैं एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता हूँ। सो दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्मल इंट्रोडक्शन।
ओके, थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। तो मैं रमज़ान भाई, अब आपसे पूछना चाहूँगा कि जी आप जिस इंडस्ट्री में या आप जहाँ पे वर्क कर रहे थे, या कोविड पैंडेमिक, कोविड-19 से पहले, तो आप अपने उस एक्सपीरियंस में बताएँ कि उसमें आप क्या कर रहे हैं, और आप किस तरीके के एफर्ट्स कर रहे हैं, किस तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं, और जिस वजह से आप कह रहे हैं कि आप एक तरीके से आप एक्सपर्ट ही हैं। तो जी बताइएगा थोड़ा-सा। अच्छा, हमारी खास तौर पे मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो हमारे यहाँ बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है कि अगर आपने कहीं भी अपना खुशी ज़ाहिर की कि मुझे ये वाला काम में भी एक्सपर्टीज़ बनानी है, तो हमारी कंपनी मना नहीं करती। वरना आजकल कुछ कंपनी में ऐसा होता है कि आपको कुछ जगहों पे बॉन्ड किया जाता है कि आप दूसरी की डिपार्टमेंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं ले सकते। हमारे यहाँ ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। तो इससे मुझे या हमारी टीम को क्या फ़ायदा हुआ है, अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर हम मेरी इलेक्ट्रिकल साइड में यूटिलिटी मैं देख रहा हूँ। बट मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैं यूट्यूब की या बहुत सारी गूगल की सपोर्ट से एक अच्छा आउटपुट दे रहा हूँ कंपनी को, तो कंपनी उस चीज को मेरा एज अ क्रेडिट काउंट कर रही है। तो मेरी अपनी ग्रोथ अच्छी है, ना कि मैं ये सोचूं कि कंपनी मुझे इसका कहीं आउटपुट दे, नहीं। सो पेंडेमिक से पहले मैंने हमेशा अपने आप को मल्टी रखा। मैं अपने काम पूरे करने के बाद दूसरों के काम करता था, सिर्फ इसलिए कि मेरी ग्रोथ है। मुझे अक्सर मेरे डिपार्टमेंट से ये चीज़ आती थी कि यार आप अपने काम में ज़्यादा फोकस हो जाए। तो मेरा हमेशा, मैंने अपने काम को कभी वो नहीं समझा कि मेरा सेकंड जॉब, मेरी फर्स्ट जॉब हमेशा मेरा काम होता था। बाकी मैं पैरेलल बहुत सारी और एक्टिविटीज करता था, जिसकी वजह से आज क्या हुआ है कि मेरे पास ऑटोकैड की एक्सपर्टीज है, मैं फोटोशॉप अच्छा यूज करता हूँ, मैं प्रेजेंट अच्छा करता हूँ। तो मुझे मोस्ट प्रोबली जब ट्रेनिंग्स होती है तो मुझे आगे खड़ा किया जाता है। इवेंट्स होते तो वो मैनेजमेंट कमेटी में मैं रहता हूँ, प्रोजेक्ट होते तो ओके, वह कहीं टीम्स के अंदर इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मेरा एक बड़ा पॉजिटिव रहता है कि कंपनी मुझे चांस दे रही है तो मैं अपनी लर्निंग तेजी से बढ़ाने की कोशिश करूँ। बिल्कुल। जितना हो सके हमें अपनी लर्निंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकें। तो थैंक यू। तो सर गुलज़ार, मैं आपसे आपके यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ पूछूँगा कि आप किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में, और किस तरीके से लोगों को जो है आप अपना नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं, या किस तरीके से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? तो जी बताइएगा थोड़ा अपने चैनल के बारे चैनल है ये अभी बिल्कुल रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया था, और रिस्पांस जो है वो काफ़ी बेटर आ रहा है, और इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो और बेहतर होता जाएगा। तो इसमें हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो कॉमर्स की तरफ है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उन पे ज़्यादातर वीडियोस मौजूद हैं, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। और आने वाले वक्तों में कोशिश यही होगी कि कॉमर्स के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, उससे रिलेटेड भी वीडियोस जो है वो हमारी यूट्यूब पे अपलोड होती रहें। में। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। तो और आप ये बताइएगा कि आप जो अपनी लाइफ में, आप स्टूडेंट लाइफ से, मैं सेकुलर से बात कर रहा हूँ, कि आप जी अपनी जी। स्टूडेंट लाइफ से आप इस प्रोफेशनल लाइफ में पहुंच चुके हैं, और आप भी और आगे भी आप जो है बहुत ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं, और आप सक्सेस भी होते हैं। आप बहुत सारी इनिशिएटिव्स लेते हैं, उसमें आप सक्सेस, मैंने देखा है आपका इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं। तो आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहेंगे? इंस्टीट्यूट हमारा जो है वो एक अंडर प्रिविलेज एरिया के अंदर है, और एक मुझे जो अपनी अगर पर्सनल बात करूं तो मेरी जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है वो इसी में है कि हम जो कुछ हमने हासिल किया है उसकी लर्निंग हम दूसरों यस। तक शेयर, और इसी पर्पज़ के लिए हम एक एरिया उन एरियाज़ में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जहाँ पर वो फैसिलिटीज़ या तो लोग अवेल नहीं कर सकते हैं या लोगों को पता नहीं है। तो उन एरियाज़ से मेरा ज़्यादा फोकस है। तो इस वजह से जो है वो इन एरियाज़ के अंदर मैंने दो इंस्टीट्यूट से मैं इस वक्त हूँ एफिलिएट हूँ। तो इन दोनों के लिए मैं काम कर रहा होता हूँ। एक हमारे ओके। पास खतीजतुल कुबरा अकेडमी के नाम से एक है नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर। ये आपका जो 7C का एरिया है, इस एरिया के अंदर अंडर प्रिविलेज एरिया है, वहाँ पर मैं होता हूँ एज एजुकेशन कोऑर्डिनेटर एक एनजीओ के साथ। और फिर आगे आप थोड़े से आएंगे, नया नाज़िमाबाद के करीब मंगू पीर का एरिया है, वहाँ पर एक अकेडमी है, वहाँ पर मैं होता हूँ। तो बस इस तरह से हम कर रहे हैं। कोशिश यही होती है कि जो जितना हम कर सकते हैं टाइम देके या नॉलेज को स्प्रेड करके वो हम कर सकते हैं, करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो सर रमज़ान, आप अपने एक्सपीरियंसेस और शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? बस
मैं एक चीज में बड़ा क्लियर हूँ कि लाइफ में अगर आप एफर्ट करनी है ना, तो एफर्ट का आउटपुट कहीं नहीं जाएगा, आपको मिलेगा। कोई आपके एफर्ट को नहीं खा सकता। मतलब आजकल की कंपनीज में थोड़ा सा क्या होता है, डिसहार्ट वाला जल्दी होते हैं। लाइक आपने कोई एफर्ट किया और आपका क्रेडिट आपको शायद उस वक्त नहीं मिला, तो आप उसको बड़ा फील करते हैं। मेरे हिसाब से आपकी जो लाइक जॉब वाली एज होती है तकरीबन 22 से स्टार्ट होती है, 20 से स्टार्ट होती है। तो आप मैक्सिमम अपने आप को मोटिवेट रखें हर तरह के काम में। कभी आपको बॉस बगैर किसी रीजन के सुना देता है, आप उस चीज के लिए तैयार रहें कि आपको इस तरह की क्राइसिस भी लाइफ में फेस करना है। सो मेरा इस चीज में बड़ा क्लियर स्टांस है कि मैं अपने आप को खुद सेल्फ मोटिवेट कैसे रखूं। मैं इसलिए ना वेट करूंगा मुझे कोई बंदा आए और मुझे 10 बात तो मैं समझू, नहीं, मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखूं। ये मैं ये सोचूं कि ठीक है आज मुझे ये नहीं मिला, ठीक है नेक्स्ट ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह कुछ अच्छा मिलेगा। और इसका मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि मैंने भले जितनी एफर्ट की है, मेरा आउटपुट कहीं नहीं गया, मुझे मिला है। लेट मिला है, शायद मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ, बट मुझे ये पता है कि मैं बहुत सारे लोगों से आगे भी चल रहा हूँ। सबसे अगर मैं पीछे नहीं चल रहा तो कुछ लोगों से पीछे चल रहा हूँ, बट सबसे आगे भी चल रहा हूँ। और मेरा बड़ा क्लियर इंस्टांस है कि मैंने बहुत लर्निंग की है। तो मेरे हमेशा से रहा है, सब जिन जिन लोगों के साथ मैं बैठता हूँ, मैं तो सेल्फ चार्जर हो, अपने आप को सेल्फ चार्ज करो, परफॉर्म करो। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। तो वैसे टाइटल तो हमारा इंडस्ट्री सिस्टम है। तो अगर मैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री सिस्टम के बारे में अगर आपसे पूछूं रमजान सर, तो आप क्या बताएंगे कि पाकिस्तान इंडस्ट्री सिस्टम किस तरीके से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और किस तरीके की जो है एक्टिविटीज हैं और नहीं करनी चाहिए अपने उस इंडस्ट्री को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो इस बारे में आप कुछ कहेंगे? अच्छा, इस जगह पे मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा अपग्रेडेड कंपनीज भी हैं और बहुत ज्यादा लो लेवल की कंपनीज भी हैं। तो एटलीस्ट कोई स्टूडेंट अगर कंपनी में आपको इंट्रोड्यूस करता है, तो मेरा हमेशा राय, मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि ये सोच के कि यार मैं बहुत ज्यादा नीचे से आऊंगा तो मुझे नीचे की रियलिटी पता होगी, सो मैं अवॉइड करता हूँ। मैं कहता हूँ कम से कम भी उस लेवल की कंपनी ज्वाइन करो जहाँ पे सिस्टम एग्जिस्ट करता हो, जहाँ पे बिल्कुल। कम से कम भी ISO 9001 2008 इम्प्लीमेंट हो। आपको ये पता चलता है कि सिस्टम ऑर्गेनाइज, सिस्टम को कहाँ कंट्रोल करने की जरूरत है। सो नाउ डेज इंडस्ट्री के अंदर ये चीज बड़ी वीक है कि अगर आपके पास जो सब सप्लायर्स होते हैं वो ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। बट जो ऑटोमोटिव सेक्टर में हो, तो हमारे यहाँ पे बड़ा OEM साइड से बड़ा प्रेशर होता है। वो इस चीज पे, उस रेटिंग को हमारे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पे इम्पैक्ट डालते हैं कि अगर आपने अपने सिस्टम्स को अच्छा रखा है तो आपकी कॉस्ट हाई रखेंगे, और आपने अगर सिस्टम इतना अच्छा नहीं रखा है तो वो आपको इन फ्यूचर ड्रॉप कर देते हैं। इस वजह से आजकल की जो सप्लायर इंडस्ट्री वो थोड़ा सा अपने आप को, वरना क्या सोचता है सप्लायर कि यार मैं ये सब सिस्टम इम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरे जेब से तो इतने पैसे लग जाएंगे। बट उसको ये नहीं पता है कि मेरे बहुत सारे लॉसेस को भी वो सिस्टम जो बनेगा वो कवर करेगा। आपके इससे बहुत सारे हिडन वेस्टेजेस होते हैं, आपके हिडन लॉसेस होते हैं जो आपको नहीं पता चलता ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो आप क्या करते हैं, आप समझते नहीं यार मेरे तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है, मैं क्या करता हूँ, वो पेपर लगाने से क्या फर्क पड़ता है। बट वो SOPs, वो सारा सिस्टम इंडिकेशन कुछ जरूरी होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग साइट। तो एक अच्छा मशवरा है कि आप सिस्टम स्टार्ट, किसी जगह पे भी काम स्टार्ट करें, सिस्टम होना चाहिए। एटलीस्ट नहीं भी है तो आपका काम है कि वहां जाके सिस्टम इम्प्लीमेंट करें, मगर पहले आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। और मेरा हमेशा से रहा है कि सिस्टम को बेहतर से बेहतर कैसे बनाना है, क्योंकि हम एक जापानीज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है। तो जापानीज हमें इस चीज पे बड़ा लेक्चर देता है हमेशा। वो एक छोटी सी प्रॉब्लम या एक छोटे से अ, कोई भी हमारे सिस्टम में है प्रॉब्लम आती है ना, उस चीज को बड़ा डिटेल एनालाइज करते हैं। जो कि हम ये कहते हैं कि सर छोड़े ना सर, इस चीज को ऑल्टरनेट करके रन करना है। कहता है नहीं, अगर मैं किसी चीज को रन करने उनको सपोर्ट करें, ना कि इसको बाईपास करें और अपने आप को सिस्टम के साथ थोड़ा सा फैमिलियर करें। आजकल के दौर में हम ऑडिट से थोड़ा पीछे भागते हैं, यार ऑडिट क्या होता है, फायदा नहीं। बट आपका सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है, आपका कस्टमर ट्रस्ट बड़ा बिल्डअप होता है कि अगर आपका ऑडिट अच्छा हो रहा होता है, आपका सिस्टम के अंदर लॉसेस कवर होते हैं, आपके अंदर
बेसिकली क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट अच्छी हो जाती है अगर आप ड्रॉपशिप करते हैं, और कॉस्ट अच्छी होगी, आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा। ये सारी चीजें मिलके ना आपकी फ्यूचर को बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है। और अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं यार बस मार्केट में तो ये भी बिक जाते हैं, ये भी बिक जाता है, तो आने वाले वक्त में ये नहीं होगा। आज का कस्टमर और कल के कस्टमर में बहुत फर्क है, और पिछले कस्टमर से आज के कस्टमर में बड़ा फर्क है। कस्टमर मेच्योर हो रहा है, कस्टमर अवेयरनेस की चीजों को मेच्योरली डील कर रहा है। तो आपका काम है आज चाइना बाइक और होंडा बाइक के अंदर डिफरेंस पैदा किया जा रहा है, तो अपने आप में इंडस्ट्री को अपग्रेड करने की कोशिश करना, कि पुरानी इंडस्ट्री को इग्नोर करें। ये ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बताया लोगों को। तो अब मैं सर गुलजार मुनव्वर से पूछना चाहूँगा कि अगर हम ये तो इन सर रमज़ान से तो हमने इंडस्ट्री की बात कर ली कि हम किस तरीके से इंडस्ट्री जो है हमारा चल रहा है। तो आपसे मैं ये पूछूंगा कि अगर आप, तो मैं एजुकेशन के बारे में पूछूंगा सिर्फ, क्योंकि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ज़्यादा आपका जो है ताल्लुक है। तो आप जी एजुकेशन सिस्टम को, सर गुलजार मुनव्वर, आप एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान में कहाँ देखते हैं और किस तरीके से आप कहते हैं कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए? जी पाकिस्तान के अगर आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम्स हैं। और एक ही एग्जैक्टली। शहर के अंदर कई सारे सिस्टम्स हैं जो डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट मेथडोलॉजीज के तहत जो वो स्टूडेंट्स को जज कर रहे हैं। तो सिस्टम्स को सिस्टम होने की पहले ज़रूरत है, और उसको एक पटरी पे आने की ज़रूरत है जो कि हमारे यहाँ नहीं है। जो हमारे एजुकेशनल एक्सपर्टीज़ हैं, जो हमारे एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे वो चीज़ हो नहीं पा रही जो होनी चाहिए थी अब तक। आफ्टर कमिंग टू बी आफ्टर 65 70 72 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और अभी तक जो है हमारे पास एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो जिसको हम कह सकें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस वजह से कॉम्पिटेंसी लेवल पे जो है वो अच्छी लेवल पर है। तो एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर अगर हम कराची शहर की बात करें तो कराची शहर के अंदर तो एजुकेशन सिस्टम का जो है वो और भी बुरा हाल है। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एनवायरनमेंट है वो बाकी शहरों के मुकाबले में बहुत बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, और इसको बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। देखें, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो गरीब का बच्चा है वो डिफरेंट तरीके से पढ़ के आता है, और जो एक मिडिल क्लास का बच्चा है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ के आता है, और जो एक अपर क्लास का बच्चा है वो एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ के आता है। तो जब एग्जैक्टली। ये प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो उनके लिए जाहिर सी बात है एक मिक्सचर बन जाता है, या आप इसको यूँ कह सकते हैं एक दाल चावल की खिचड़ी बन जाती है। और एक ही डिपार्ट के अंदर जो है वो 3 तरह के 4 तरह के डिफरेंट लेवल के लोग जो है वो डिफरेंट माइंडसेट के लोग मिल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल। इसको एक होने की ज़रूरत है, तब जाके हम जो है वो किसी ऑब्जेक्टिव, किसी पर्पस की तरफ पहुँच सकते हैं। ओके। तो तो ओके, इस पे वाज़ेह थैंक यू पॉलिसी आपने होने की बताया। ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे हमारी गवर्नमेंट के पास कोई वाज़ेह लाए-अमल नहीं है कि पूरे कंट्री के अंदर जो है वो एक सिस्टम या वन सिस्टम हो जहाँ पे अमीर का बच्चा भी उसी लेवल की चीज़ें पढ़ रहा हो जो जहाँ पर एक गरीब का बच्चा पढ़ता है। तो सेम एग्जैक्टली। लेवल पे आने की ज़रूरत है, तब जाके जो है हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, पर्पसेस को हासिल कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। तो आप अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट, इन दोनों इंस्टीट्यूट में क्या डिफरेंस देखते हैं? बहुत डिफरेंस है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स दिखने में फिजिकली बहुत बड़े हैं। अच्छा, अगर आप उसकी मॉनेटरी वैल्यू की बात करें तो बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। यानी आप यूँ कह सकते हैं जिस्मानी लिहाज से हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बहुत बड़े, और रूहानी हैसियत से, रूहानी हिसाब से अगर आप देखें, कोर जो पर्पस होता है, जो ज़ील पर्पस होता है एजुकेशन का, वो हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मिलता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिजिकली तो हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, पेपर के ऊपर बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन अगर हम रियल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बात करें तो हमारे पास प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वो काम कर रही हैं जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को करना था। जी जी, थैंक यू।
अच्छा सर रमज़ान, अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन करूं कि आप क्या देखते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के डिफरेंस में? हाँ, मतलब गुलजार ने बड़ा क्लियर बताया कि यहाँ पे एक तो गरीब के बच्चे जिस तरह अमीर के बच्चे में फर्क होता है, जिस तरह हमारे यहाँ पे प्राइवेट में भी देखो तो प्राइवेट में लो से लो कैटेगरी और अपर कैटेगरी है, इसी तरह गवर्नमेंट के लिए अंदर भी लो और अपर कैटेगरी के सिस्टम्स बने हैं। मतलब अगर आप कहीं गरीब के बच्चे के बाद अगर गवर्नमेंट कॉलेज कॉलेज की अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे लो कैटेगरी की आपको एजुकेशन मिलेगी। लाइक अगर यहाँ हमारे पास गवर्नमेंट की अच्छी लेवल की यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ फिर बड़ा बच्चा अप्रोच कर सकेगा, तो उसको अच्छी एजुकेशन क्वालिटी मिलेगी वहाँ पर। सो क्या गरीब का बच्चा कितनी भी एफर्ट कर ले, उसको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल सकती जब तक कि वो उस चीज को उसको अफोर्ड नहीं कर सकता चीजों को। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप चाहे वो प्राइवेट में रहे या गवर्नमेंट में रहे, मगर वो बेचारा अफोर्ड ही नहीं कर सकता प्राइवेट में भी अच्छी प्राइवेट को कैसे अफोर्ड करेगा, क्योंकि वो जितना उसकी अगर हम इकरा की बात करते हैं तो जाहिर की बात है इकरा के अंदर और सीबीएम या जैपिस के अंदर कंपैरिजन, ये तीनों प्राइवेट है, लाइक बिल्कुल। सीबीएम नहीं है। तो उनकी क्वालिटी एजुकेशन नो डाउट हमारे से बहुत बेहतर होगी, इकरा की कम नहीं है ऐसा नहीं कहते, बट क्वालिटी एजुकेशन लाइक कि हमारी अपने आप की सेल्फ ग्रूमिंग करना हम तो कर रहे होते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट हमारे अंदर कैसे कर सकते हैं, तो वो जैपिस अच्छी तरह जानता है या सीबीएम जानता है, जो कि इकरा नहीं जानता। इकरा अपनी टर्नओवर पर ज्यादा फोकस रखता है, ना कि उस बच्चे की क्वालिटी के ऊपर कि वो बच्चा कितना अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। So, ये फर्क देन रहता है सिस्टम के अंदर हमारे पाकिस्तान में खास तौर पे कि एक बड़ा डिफरेंस है बच्चे गरीब के अंदर बड़े अमीर के अंदर। ओके, दैट्स ग्रेट, गुड। आपने बहुत अच्छा बताया। अ, तो मैं एक क्वेश्चन रमज़ान सर से करना चाहूँगा। जी प्लीज बिल्कुल प्लीज। करें, बिल्कुल करें। कैन आई आस्क? कर सकता हूँ सवाल? या आप हाँ हाँ पूछ सकते हैं बिल्कुल। जी। जी। रमज़ान भाई आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम एक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने जाएँ, तो क्या स्टेप्स होते हैं? किस तरह एक इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया जाता है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें? सबसे पहले गुड ना मनोवर क्वेश्चन। याद रखिए, इस तरह की इंडस्ट्री का माइंडसेट बनता है ना, उसमें आपकी स्टडी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए आपको, या लोग कहते हैं भाई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है फार्म का, आपकी स्टडी एग्जैक्टली। बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा पार्ट बिकेगा इतने का, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, आज नहीं होगा, बट आपका ये डेप्रिसिएशन आपका प्रॉपर चीजें एनालाइज करना बड़ा जरूरी है कि मेरे सिस्टम की उसकी एसिड्स की क्या वैल्यू है, मेरी प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, और फिर मैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग कितनी करूंगा। अभी गॉट मैं इट। बहुत अच्छी सी मिसाल दूंगा। लाइक अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे दुकान खोलोगे या एक मॉल खोलोगे, वो तो सिंपल है कि वहां पे तो आपने प्लॉट की वैल्यू देखनी है, आपने चीजों की वैल्यू देखनी है, और फिर आपको प्रॉफिट है। इंडस्ट्री के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी कंज्यूमर मार्केट जो इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी कहाँ ऐसी कंज्यूमर मार्केट है, आपका प्रोडक्ट बिकेगा कहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या होगी। लाइक मेरे साथ अभी मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि मुझे आटा बेचना है, मतलब मैं आटे की मिल लगाना चाह रहा हूँ। तो उसके साथ बैठ के मैंने पूरा स्टडी किया कि हमारे ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे आटा बैग्स में मिलता है, ना कि वहाँ चक्की लगी हुई हो, लोगों को फ्रेश आटा नहीं मिलता है। तो उसने इस चीज को बड़ा किया कि मैं वो ऐसी जगह देखूं जहाँ पे ये आटा पिसा हुआ नहीं मिलता है, तो वहां मैं बैठ के पीसूंगा ताकि मेरी वैल्यू अच्छी होगी। तो इनिशियली उसको 6 महीने तक कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और प्रॉफिट क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी लग रही है। उसके बाद मतलब मैंने उसमें सारा स्टडी किया, अगर किसी को आटे के बिजनेस के हवाले से सोचना है, मतलब वो चाह रहा हो कि मेरे पास 4 से 5 लाख इन्वेस्ट करने को है और हमारे यहाँ पे आटा सच में चक्की का नहीं मिलता, उसकी मेरे पास आइडिया है, मैं उसको क्लियर बता सकता हूँ कि इतना आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और इतने आपके पैसे बच जाएंगे। तो उसको हमने बताया, उसने इस चीज को बड़ा स्टार्टअप भी लिया है। उसने अभी मशरूम लगाया, उसने क्या किया, एक जगह से आटा लाया, उसको अपने नाम से बेचा, अच्छे आटे की क्वालिटी बड़ी बेहतर थी, उसको ये पता था। तो उसका नाम अभी चलना शुरू हुआ है और वो उसको 2 महीने में अच्छा। रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, उसको मार्केट की वैल्यू मिलती है, तो डेफिनेटली वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। एटलीस्ट अपने आप को डायरेक्टली मेल मत लाना, हमेशा पहले अपने आप को कोशिश ये करना कि क्या मैं मार्केट में अपने नाम से चीज बेचता हूँ तो लोग लेते नहीं लेते हैं। इस मार्केट बिल्कुल। में बड़ी सिचुएशन है, किसी तरह का नया प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं हो पाता, जब तक कि आप ट्रस्ट बिल्डअप करते हो। ट्रस्ट बिल्डअप कैसे होता सही है बात। कि आप को जाते हो, उसको समझाते हो, उसको मोटिवेट करते हो, फिर आप ये भी कहते हो कि मेरा पार्ट होगा खराब होगा तो मुझे वापस कर देना, बिक जाए तो मुझे पैसे दे देना। तो दुकानदार सोचता है कि मैं देखूँ नहीं देखूँ, फिर अगर आप दुकानदार को साथ साथ एक स्ट्रैटेजी दे दो
कि यार आप 10 बेचो, 2 मैं आपको फ्री में दूंगा। तो वो बड़ा सोचते हैं कि यार अपने शायद प्रॉफिट आ रहा है। सही। तो वो ट्रस्ट और प्रॉफिट दोनों दुकानदार को दोगे तो वो आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। जी, अ, जी। पहले क्या होता था कि अगर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना होता था ना, तो वो क्या करता था, अपने कुछ लोग हायर करता था, दुकानों पे बेचता था। कहता कहता कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट खरीदना है। दुकानदार कहता है यार ये प्रोडक्ट तो सुना ही नहीं है, आता ही नहीं है। कह रहा है यार तुमने ये नहीं बेचा तो कुछ नहीं बेचा। दुकानदार कहते हैं कौन सा प्रोडक्ट यार, ये 10-12 लोग डेली आते हैं, पूछ के चले आते हैं। मैं उसने क्या किया, उस मार्केट में उस प्रोडक्ट को ढूंढा, उसको दुकान पे रखा। जब जब दुकान पे रखा तो 12 लोग आए नहीं, क्योंकि वो तो उसी भर चाहिए थे। दुकानदार ने क्या किया कि यार आप ये प्रोडक्ट मुझे बेचना तो है, मैं खरीद के लेकर आया। तो उसने उसकी मार्केटिंग उनको जबरदस्ती मोटिवेट किया कि आप ये खरीदो, अच्छा प्रोडक्ट है। तो क्या हो गया, इसके बाद लोगों को प्रोडक्ट पसंद आई, तो फिर उस मार्केट के अंदर उसकी वर्थ बनी। ये स्ट्रैटेजी होती है कि लोग अपने प्रोडक्ट कैसे बेचें, वो लोग इस तरह भी अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को कैसे लेकर आते हैं अपना नाम बनाने के लिए। देखिए सबसे पहला, प्रोडक्ट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दौर में मैं बता रहा हूँ, अगर आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर ये सोच के कि मैं आज क्वालिटी अच्छी रखूंगा और कल कम कर दूंगा, आपका कस्टमर बड़ा होशियार है। आज कस्टमर नहीं जाता अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी हो। आज बेकरी के अंदर अगर एक मक्खी भी मिल जाती है ना, तो सोशल मीडिया पे इतना खराब कर देते कि उस बंदी की सारी, नाम बनाने में बिल्कुल उसका पैसा लगता है, बट वो बिल्कुल। खराब होने में वो मक्खी बहुत काम कर जाती है। तो बिल्कुल मैंने क्वालिटी सारी में, अपने बिल्कुल सही बात। एक डिफेक्ट की वजह से सारी मेहनत, उसकी सारी स्ट्रगल ज़ाया हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल आपने अपना टाइम दिया रमज़ान साहब, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। और सर गुलजार मुनव्वर, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें ज्वाइन किया हमारे पेज को, और आपने मोटिवेट किया किस थैंक यू तरीके से जो है किस तरीके से जो है सिस्टम हमारा है और किस तरीके से हमें करने की ज़रूरत है। तो और रमज़ान, सर रमज़ान, आपने हमें इंडस्ट्री के हवाले से बताया और लोगों को अवेयर किया कि किस तरीके से जो है इंडस्ट्री को आप अच्छी तरीके से इसको डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। तो आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़। सो व्यूअर्स, आज हमारे प्रोग्राम का एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।